हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट, सेल बायो की बीएससी सेकेंड सेम की इस वाली सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यह है पार्ट सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। पार्ट फर्स्ट में हमने वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स हमने देखे थे 5 टाइप के। एंड हमने देखा था लिपिड्स के बारे में और फैटी एसिड के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने देखे थे। सारे टाइप की फैटी एसिड हमने देखा था। आज की इस वाली वीडियो का इंडेक्स आपके पास ये है। हम देखेंगे इस वाली वीडियो में टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लाइक स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड हम देखेंगे अलग से। एंड जो अगेन ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये वो हमने पहले भी देख लिया, इस बार और देख लेंगे। और फॉस्फोलिपिड्स ट्रांसलोकेटर्स हम देखेंगे। एंड हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स एंड जो हम देखेंगे मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स, जो हम जिससे हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट एक्सक्लूसिवली बाहर की तरफ होता है, फॉस्फेटिडाइल सेरिन एक्सक्लूसिवली अंदर की तरफ होता है। तो वो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट हम करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे। लिपिड रैप्स क्या होता है वो हम देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है, लिपोसोम्स देखेंगे। मिसल्स फॉर्मेशन हम इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। एंड हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जितने भी टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फॉस्फोलिपिड्स से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है। ग्लाइकोलिपिड्स वहाँ पे होती है एंड स्टेरोल्स होते हैं वहाँ पे। और अगर फॉस्फोलिपिड्स में भी अगर हम बात करें, 2 टाइप की हमने देखी थी। फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकती है, जिसमें ग्लिसरॉल का बेस रहता है 3 कार्बन का। एक होती है स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें 18 कार्बन का बेस यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सिल बेस रहता है। और अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, अभी डिटेल में स्टार्ट करें। फॉस्फोलिपिड्स इसमें है वो फॉस्फेट प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड फैटी एसिड यहाँ पे टेल देखने को मिलती है। तो फॉस्फेट ग्रुप रहता है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल पे जुड़ा रहता है, और फैटी एसिड भी जुड़ी रहती है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल के ऊपर। फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है जो कि 3 कार्बन का होता है, हमने देखा ही था। एंड ये बेस पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल है ग्लिसरॉल, लाइक तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। और जिनमें से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में एस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड जुड़ी हुई रहती है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है, हमने पहले ही देखा क्या होती है। एंड तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स में। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स के बारे में और ज़्यादा देखने के बारे में देखें तो उसमें है वो सबसे पहला फॉस्फोलिपिड्स के अलग अलग एग्जांपल आते हैं, टाइप्स आते हैं। फॉस्फेट ग्रुप के साथ में कौन सा और अदर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग। लाइक फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सेफिलिन भी बोलते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है 0। वो आगे हम देखेंगे क्यों होता है 0 चार्ज। और फॉस्फेटिडाइल एथिलेमिन कुछ नहीं है, बस ग्लिसरॉल बेस्ड हम देख रहे हैं अगर फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें पीई एग्जांपल है फॉस्फेटिडाइल एथिलेमिन, तो उसमें कुछ नहीं है, बस इस प्रकार का 3 कार्बन का आपको ग्लिसरॉल बनाना है। और तीनों कार्बन में से 2 कार्बन के पास में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ में ये एस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड टेल जोड़ देनी है लंबी सी, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि नाम में ही है एथिल एमीन, तो यहाँ पे एथिल ग्रुप जोड़ना है 2 कार्बन का और एमीन ग्रुप जोड़ना है, तो ये बन जाएगा फॉस्फेटिडाइल एथिलेमीन। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार की सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। सेकंड जो होता है सेकंड टाइप ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स में ही एक एग्जांपल आता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसे लेसिथिन भी हम बोलते हैं, जिसपे चार्ज अगेन 0 होगा। अगेन इसमें भी कुछ है नहीं, हमें वही है वो 3 कार्बन की ग्लिसरॉल बेस है वो बनानी है, और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हमें है वो फैटी एसिड है वो ऐड कर देना है। अगेन जो पहले वाला ऊपर जो आप देख रहे हो फॉस्फेटिडाइल एथिलीन जो हमने बनाया था, जिसमें एथिल ग्रुप जोड़ा था और एमीन ग्रुप जोड़ा था, इसमें कुछ है नहीं, बस वो एथिल ग्रुप वैसा का वैसा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप पे। लेकिन जो एमीन ग्रुप था उसके 3 हाइड्रोजन के जगह यहाँ पे हमें 3
मैथिल ग्रुप हमें है वो ऐड कर देना है। अब बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी वैसे 3 ही होती है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फॉस्फेट वाले पे एक आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे ही रहे हो, तो दोनों में नेट चार्ज है वो मिला के माइनस और प्लस 0 चार्ज हो जाता है दोनों में, फॉस्फेटिडाइल एथिलीन में और फॉस्फेटिडाइल कोलिन में। तीसरा टाइप आता है फॉस्फेटिडाइल सेरिन, जिसमें माइनस का चार्ज होता है। वो क्यों होता है वो आगे हम देखेंगे। फॉस्फेटिडाइल सेरीन में भी कुछ है नहीं, जो आप ये देख रहे हो फॉस्फेटिडाइल एथिलीन, इसी से हमने वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन बनाया था, इसी से हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन बनाएंगे। इसमें भी 3 कार्बन का अगेन ग्लिसरॉल बेस है और 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। तीसरे पे अगेन फॉस्फेट पे एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ और एमीन ग्रुप जुड़ा है। एथिल के पे जो सेकंड वाला कार्बन होता है एथिल ग्रुप का, उस पर हमें COO माइनस ग्रुप ऐड कर देना है, नॉट COOH। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे हमें ये कर देते हैं हम करेक्ट। तो यहाँ पे COO माइनस हमें जोड़ना है। तो एक तो यहाँ पे NH3 जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एक हो गया फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो तो हो गए कैंसिल आउट, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस का चार्ज रह जाता है COO माइनस वाला, तो इसलिए नेट चार्ज इसके ऊपर फॉस्फेटिडाइल सेरीन पे माइनस का रहता है। देन फोर्थ आता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, उस पर भी चार्ज माइनस का 1 होगा। ये इनोसिटोल का आप देख रहे हो बेंजीन जैसी एक रिंग बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा और 6 के 6 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ने होते हैं, वो होता है इनोसिटोल, वही हमें फॉस्फेट के साथ में जोड़ना होता है। तो ये इनोसिटोल ग्रुप हम फॉस्फेट के साथ में जोड़ते हैं। तो पहले हमें 3 कार्बन की ये ग्लिसरॉल बैकबोन बनानी है, उसके ऊपर 2 फैटी एसिड जोड़ के तीसरे कार्बन की हाइड्रोक्सिल से ये फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप पे ये हमें है वो इनोसिटोल ग्रुप ऐड कर देना है। लाइक इस प्रकार से हमें रिंग बनाएंगे और 6 के 6 कार्बन पे हमें OH ग्रुप जोड़ना है जो कि इनोसिटोल है, जो कि फॉस्फेट के साथ जुड़ा हो, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। अब बिकॉज इनोसिटोल ग्रुप पे कोई चार्ज है नहीं नेट, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ में माइनस का चार्ज है, तो यही एकमात्र चार्ज बच जाता है, तो इसीलिए नेट चार्ज इसके ऊपर माइनस का 1 रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल सेल सिग्नलिंग में। बिकॉज हम देखते हैं PIP2 से PIP3 में कन्वर्ट होता है, जो कि कैल्शियम आयन चैनल वगैरह को अगेन ओपन करने के लिए वहाँ पे सेल सिग्नलिंग में इसको हम देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे होता क्या है कि इसके ऊपर लाइक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। PI ये है, हम देख रहे थे इनोसिटोल फॉस्फेट एंड लेकिन इसके ऊपर अगर एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो PIP2 हो जाता है, अगर एक और जोड़ देते हैं तो PIP2 PIP3 ऐसे करके हम बना सकते हैं। इनोसिटोल के ऊपर अगर एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा तो इनोसिटोल फॉस्फेट 2 फॉस्फेट हो जाएंगे तो IP2 हो जाएगा, ओके IP3 होगा, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली और ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप इनोसिटोल पे हम जोड़ देंगे। तो अगेन फिफ्थ है वो एक डिस फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल होता है, कार्डियोलिपिन जिसे हम बोलते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है। सेकंड अब हम देखेंगे ग्लिसरॉल का हमने देख लिया, अब हम देखने वाले हैं स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें 18 कार्बन की बैकबोन होगी, जैसे ग्लिसरॉल में 3 कार्बन की ही थी। स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे बैकबोन होती है 18 कार्बन की। ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सिल एमीन एल्कोहल है, बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और एक एमीन ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सिल एमीन अल्कोहल बोलते हैं। स्पिंगोसिन होगा, उसके ऊपर है वो एक ही फैटी एसिड है वो जुड़ा रहेगा, और जिसे हम दोनों को मिला के हम बोलेंगे सीरामाइड्स, और जो कि एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। लेकिन हमें ग्लिसरॉल में हमने देखा था फैटी एसिड है वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, लेकिन इसमें स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड सिर्फ एक ही होगी, वो भी एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगी। लेकिन ग्लिसरॉल में हमने देखा था 2 फैटी एसिड जुड़ रही थी, वो भी एस्टर बॉन्ड के थ्रू। सो अगेन सीरेमाइड जो होता है, जो स्पिंगोसिन बैकबोन के साथ में फैटी एसिड जोड़ते हैं उसे सीरेमाइड बोलते हैं। उसी के ऊपर अगर लाइक वो ग्रुप हम जोड़ दें, अभी हमने पीछे देखा फॉस्फेट और लाइक कोलिन वाला, तो फॉस्फोकोलिन अगर ग्रुप जोड़ दें तो उसे स्पिंगोमाइलिन बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन में है, वो मोस्टली न्यूरॉन नर्व सेल की है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है वो ऑब्जर्व की जाती है स्पिंगोमाइलिन। अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो है एक 18 कार्बन का बैकबोन। सो लाइक पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि अगेन दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप है। सो NH2 दूसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल और NH2 ग्रुप होता है उसमें
तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं से यहाँ पे एमाइड बॉन्ड के थ्रू एक फैटी एसिड टेल जुड़ जाती है। फॉस्फोलिपिड्स आर एसिमेट्रिकल और पहले कार्बन के ऊपर पार्शियल एसिमेट्री ओके बिटवीन द उसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप मेम्ब्रेन लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड्स है वो जितने भी हमने टाइप देखे थे वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आधे टाइप लाइक फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, फॉस्फेटिडाइल एथिलेमीन हमने देखा था, वो टाइप है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली लाइक नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है साइटोसोलिक वाली पार्ट में, बिकॉज लिपिड की दो मेम्ब्रेन लेयर होती है, तो नीचे वाली लेयर होती है उसी में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। और अगर हम बात करें फॉस्फेटिडाइल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन वाली टाइप जो कि ऊपर की साइड में ऊपर वाली लेयर में है वो देखने को मिलती है, इसलिए वो इनका एसिमेट्रिकल है वो देखने को मिलता है। ऐसे नहीं है कि दोनों लेयर में है वो सिमिलर वे में है वो देखने को मिलती है, नहीं। ये लाइक अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ये हम ले रहे हैं इस एक्सिस पे एक्सोप्लाज्मिक साइड है ऊपर वाली और नीचे वाली है साइटोप्लाज्मिक साइड, मतलब दो लेयर होती है, उसमें से ये नीचे वाली लेयर की साइड में जो लेयर होती है उसका हम शो करेंगे कि कौन सा प्रकार का लिपिड। यहाँ पे हम जैसे कि ये स्पिंगोमाइलिन है, स्पिंगोमाइलिन जो कि नर्व सेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वो भी आउटर लेयर की साइड में है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड में ही वो स्पिंगोमाइलिन वाली फॉस्फोलिपिड होती है। और जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन वाला हमने देखा वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में जो प्लाज्मा जो लिपिड लेयर होती है उसी में ये फॉस्फोलिपिड देखने को मिलती है। और जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फॉस्फेटिडाइल एथिलेमीन हमने देखा था वो नीचे वाली लेयर में वो देखने को मिलती है, साइटोसोलिक साइड पे हमें वो देखने को मिलती है। लेकिन एक पीआई होती है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, वो भी ज़्यादातर है वो मोस्टली नीचे वाली लेयर में है वो देखने को मिलता है। इसका सब यहाँ पे बीच में दिखा रखा है लेकिन थोड़ा सा नीचे होगा ना, थोड़ा नीचे बनाना आप बनाओ। कोलेस्ट्रॉल बीच में ही होता है बिकॉज दो लिपिड बाई लेयर होती है उसके बीच में है वो, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मोइटी रहते हैं लिपिड ड्राफ्ट में, तो ये बीच में हमें बनाना होगा। सो एक्सोप्लाज्मिक साइड में हमने देखा स्पिंगोमाइलिन था, फॉस्फेटिडाइल कोलिन था। और अगर हम बात करें साइटोसोलिक साइड में वो हमने देखा फॉस्फेटिडाइल सेरीन देखा हमने, फॉस्फेटिडाइल एथिलेमीन देखा हमने, एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हमने देखा। और अगेन कोलेस्ट्रॉल हमने देखा था, कोलेस्ट्रॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में, जो कि हमने ग्राफ में भी हमने देखा। सो ये सब आपको वो ऑब्जर्व होने वो देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर्स की, सो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स में हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में कि फॉस्फोलिपिड्स और के मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोटीन्स वो आपस में लेटरल मूवमेंट्स वगैरह वो करते रहते हैं, तो उनको ट्रांसलोकेट कराने के लिए यहाँ पे एंजाइम होते हैं। लाइक फर्स्ट एंजाइम है फ्लीपेज जो कि एटीपी को यूज़ करता है, एनर्जी को यूज़ करता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। और सो एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ द एमिनो फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर टू साइटोसोलिक लिफलेट। ओके, तो ये है वो बाहर से है वो अंदर की तरफ, बाहर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर साइटोसोलिक वाली लेयर की तरफ है वो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है। आउटर टू इनर लिफलेट में है वो ये ट्रांसलोकेट कराता है ओनली फ्लीपेज एंजाइम। सो लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो कि नीचे की साइड ही होता है एक्सक्लूसिवली, वो मान लो आउटर लीफलेट पे चला गया तो उसको नीचे की तरफ वो लाने का काम है वो फ्लीपेज करेगा एटीपी को यूज़ करके। ओके, सो ये आप वो देख रहे हो, ये फ्लीपेज है वो आउट टू इन मूवमेंट है वो कराने में है वो हेल्प करता है। लाइक ये ऊपर था पहले, अभी ये नीचे आ गया है विद द हेल्प ऑफ फ्लीपेज। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास फ्लोपेज। अगेन फ्लीपेज का है वो आउट टू इन ना वो मूवमेंट होता है। सो अभी हम देखेंगे फ्लोपेज के बारे में। फ्लोपेज भी एटीपी डिपेंडेंट ही होता है, एटीपी को एज एनर्जी यूज़ करके यहाँ पे ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम साइटोसोलिक टू एक्स्ट्रा सेलुलर लिफलेट। ओके, इन टू आउट मूवमेंट ये कराता है, इनर लिफलेट टू आउटर लिफलेट की तरफ है वो ये मूवमेंट करवाता है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं इन टू आउट। ओके, एग्जाम्पल लाइक स्पिंगोमाइलिन फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, उनको अगर ये नीचे की साइड में है तो उनको ऊपर की साइड में है वो ट्रांसलोकेट कराना, या फिर कोई प्रोटीन्स है तो उसको वहाँ पे ये है वो फ्लोपेज एंजाइम काम आएगा। तो फ्लिप फ्लोप है ना इन, तो यहाँ पे ये इन टू आउट है वो मूवमेंट कराता है फ्लोपेज।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है थर्ड, जो कि है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज यहाँ पे मूव कराता है, मूव एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स across the bilayer down its concentration gradient. Okay, so concentration gradient के यहाँ पे है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें मूवमेंट होता है। सो बिकॉज हम देखते हैं डिफ्यूजन में भी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वहाँ पे एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता है, एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता है। सो ये भी एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता है, इसको भी एटीपी वगैरह के जो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पे रेंडमली बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, सो ज़्यादा से कम की तरफ यहाँ पे अपने आप ही है वो रेंडम मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। लेटरल मूवमेंट हो चाहे वो, तो वो कौन सा भी मूवमेंट हो, लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, हम बोल सकते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसे हो गया, वो किसी को यूज़ करके भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे है वो ईआर की तरफ है, वो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मूथ ईआर में है वो फॉस्फोलिपिड का होने कराने के लिए यहाँ पे ये काम आता है स्क्रैम्बलेज एंजाइम। नाउ अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, नाम से ही पता चलता है ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जुड़ा रहेगा, लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड जो हमने देखा था पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो उसके साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ दिया जाए तो उसके हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, सो फॉस्फोलिपिड्स भी हमने वो देखा था, दो टाइप की थी, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड थी एंड स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड थी। उसके अकॉर्डिंग भी ये कार्बोहाइड्रेट अलग, जैसे लाइक ग्लिसरॉल के ऊपर अगर जुड़ रहा है तो वो ग्लैक्टोलिपिड हम बोलेंगे, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड पे कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ा है। वहीं अगर स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रोसाइड्स या फिर ग्लोबोसाइड्स, वो आगे हम देखेंगे। लाइक ग्लाइकोलिपिड्स तो यहाँ पे है वो देखते हैं वो एब्सोल्युटली एसिमेट्रिकल होता है। ग्लाइकोलिपिड्स एसिमेट्रिक इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली आउटर साइड पे है वो आउटर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ही देखने को मिलता है, प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड ओनली। ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइकोलिपिड शोज एसिमेट्री। जो कि सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के ऊपर जो जुड़ा हुआ रहता है वो ल्यूमन साइड, ईआर की ल्यूमन साइड में, ईआर के अंदर है वो ये सिंथेसिस होता है, और गोल्जी में, जो कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यहाँ पे यूकैरियोट्स में है वो देखने को ही मिलता है, यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो भी आउटर साइड में ही ओनली। अगर हम बात करें ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स की, जो कि यहाँ पे हमें रियरली प्रेजेंट होता है, मे बी प्रेजेंट इन थाइलेकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलेकोइड्स है वहाँ पे देखने को मिल सकता है, एंड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होता है ये ग्लिसरॉल यहाँ पे बेस्ट ग्लाइकोलिपिड एब्सेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ग्लेक्टोलिपिडिन है वो बोलते हैं एग्जांपल अगर हम बात करें। नेक्स्ट है स्पिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड। अगर स्पिंगोसिन की बेस की जो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है वहाँ पे स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, उसके ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो जो कि यहाँ पे कॉमनली हमें देखने को मिलता ही है वो स्पिंगोसिन के ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, न कि ग्लिसरॉल वाली फॉस्फोलिपिड्स पे, जो कि गोल्जी में सिंथेसिस होती है इसकी। और यहाँ पे यहाँ पे सीरेमाइड जो कि हमने पहले भी देखा, स्पिंगोसिन के साथ में अगर फैटी एसिड जुड़ जाए तो वो सेरेमाइड्स होता है, और सेरेमाइड्स के ऊपर ये वो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से वो जुड़ा जाता है। और यहाँ पे सीरेमाइड्स पे फॉस्फेट और कोलिन जोड़ के हमने स्विंगोमाइलिन बनाया था। अगेन देखो ग्लाइकोलिपिड्स में वो सेरेब्रोसाइड और देखा था, और हमने एग्जांपल में ग्लोबोसाइड देखा था। सेरेब्रोसाइड्स कुछ नहीं है, बस अगर एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट लाइक ग्लूकोज, मान लो एक ही ग्लूकोज यूनिट जुड़ा हुआ है अगर स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड के ऊपर, तो वो सेरेब्रोसाइड होगा, और वो भी ग्लूकोसेरेब्रोसाइड होगा। अगर ग्लेक्टो जुड़ा हुआ तो वो ग्लेक्टोसेरेब्रोसाइड्स होगा। वहीं अगर ग्लोबोसाइड्स की बात करें तो वहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिट देखने को मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की, लाइक बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट अगर एक साथ में जुड़ी हुई हो वहाँ पे स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड में, तो वो ग्लोबोसाइड होगी। वहीं अगर यहाँ पे मोस्टली सियालिक एसिड है वो जुड़ता है एज ए ओलिगोसेकेराइड, वहाँ पे सियालिक एसिड होता है, तो वो वहाँ पे वो जुड़ता है 2 से 10 कार्बन रेसिड्यू के बीच के जुड़ सकता है, उसमें से एक एग्जांपल है सियालिक एसिड। और वहीं पे अगर ओनली एक ही सियालिक एसिड जुड़ा हुआ है तो वो GM1 टाइप का होगा, गैंग्लियोसाइड GM1 टाइप का।
GM1 बोलते हैं, उसमें एक ही सियालिक एसिड होता है जो कि रिसेप्टर एज ए रिसेप्टर का काम करता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। इन्फ्लुएंजा वायरस इसी को डिटेक्ट करता है। और GM2 मतलब वहाँ पे 2 सियालिक एसिड जुड़ा हुआ होगा जो कि GM2, और GM3 होता है एक जिसमें 3 सियालिक एसिड होता है जो कि कोलेरा टॉक्सिन के रिसेप्टर का वो काम करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेरिब्रोसाइट्स की, जहाँ पे सिर्फ एक ही ग्लूकोज की, यहाँ पे हमने पहले भी देख लिया, एक अगर ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड होगा वो। अगर सेरीमाइड्स के साथ में एक ग्लेक्टो जुड़ा हुआ है तो वो ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड्स होगा। नाउ अगर हम बात करेंगे आगे मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट की, जिससे हमें आगे हमें वो पता चलेगा कि कौन सा पार्ट है वो कौन सी लेयर पे है वो जुड़ा हुआ है। सो टू क्रिएट राइट साइड आउट वेसिकल्स एंड इनसाइड आउट वेसिकल्स, ओके, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है राइट साइड आउट एंड इनसाइड आउट वेसिकल्स। या फिर हम बोल सकते हैं इनसाइड आउट वेसिकल, जो कि RBC घोस्ट हम बोल सकते हैं। RBC घोस्ट फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से हम इनसाइड आउट वेसिकल बनाते हैं या फिर RBC घोस्ट बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है हमें। दिस हेल्प एज टू आइडेंटिफाई, ओके, सो क्या ये हमें देखो ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड्स, ये आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प होती है कि ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे ही होता है। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये एक्सपेरिमेंट। एंड जो फॉस्फेटिडाइलसेरिन जो कि हमने देखा था एक्सक्लूसिवली साइटोसोलिक वाली साइड में होता है, नीचे वाली लेयर पे होता है, तो वो हम इस एक्सपेरिमेंट से वो पता लगा सकेंगे। ओके, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हम एक RBC के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे RBC इज अंडरगोज ऑस्मोटिक शॉक। यहाँ पे होता क्या है, जब हम RBC को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो, उस वाले सॉल्यूशन में अगर RBC को हम रखेंगे तो बाहर से, बिकॉज बाहर वाटर है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और RBC में कम है, तो वो बाहर से है वो RBC के अंदर वाटर है वो इतना ज़्यादा इंटर कर जाएगा कि RBC है वो फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगी और स्वेलन होके ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी यहाँ पे। सो वहीं अगर RBC को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो वो स्वेल होके क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। अगेन RBC की स्ट्रक्चर पीछे वाली आप देख रहे हो जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स ओनली आउटर साइड पे ही है और अंदर की साइड में हम ब्लू कलर का हम दिखा रखे हैं ओनली फॉस्फेटिडाइलसेरिन। अब ये अगर स्वेलन होके ब्रस्ट होगा तो वो 2 टाइप का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि 50% तो है वो लाइक पहले की जैसी नॉर्मल ही रहेगी, ज़्यादा ब्रस्ट होगी नहीं। देखो ब्रस्ट करके रीसीलिंग करेंगे हम, जब फट जाएगी RBC, फट जाने के बाद में वापस से उसको सील करेंगे, तो सील करने के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि 50% RBC है वो नॉर्मल सील हो गई है वापस पहले की जैसी जिसमें आउटर साइड का जो बाहर होना चाहिए वो राइट साइड में ही है जो बाहर होना चाहिए, तो इसीलिए उसको राइट साइड आउट वाली बोलेंगे। लेकिन 50% कुछ ब्रस्ट हुई ऐसी RBC है जो फटी थी, वो उसमें वापस से उसको हील किया तो सील किया तो क्या हुआ कि अंदर वाली जो लेयर है वो बाहर चली गई, फॉस्फेटिडाइलसेरिन आप बाहर देख पा रहे हो, और बाहर वाली लेयर जो कि कार्बोहाइड्रेट की होती है वो अंदर आ जाती है, तो वो ऐसा करके सील हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इनसाइड आउट वेसिकल, मतलब अंदर वाली लेयर है वो बाहर चली जाती है। तो जैसे कि हम आँख को है वो अंदर से है वो बाहर ऐसे लाके भूत जैसा, हम घोस्ट जैसा बनते हैं, वैसा यहाँ पे है वो, इसीलिए इसको RBC घोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे इनसाइड आउट वेसिकल्स होती है। अब अगर हम बात करें राइट साइड आउट वेसिकल्स की, जिससे हमें वो बाहर वाली लेयर जो नॉर्मल वाली जो हमें RBC दिखी थी, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें कैसे हम आइडेंटिफाई करें कार्बोहाइड्रेट को, तो यहाँ पे हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, बहुत सारी बीड्स होती है और उस बीड्स पे हम वो लेक्टिन का यूज़ करते हैं, उस बीड्स पे हम लेक्टिन लगा देते हैं। और लेक्टिन लगाने से होगा क्या, लेक्टिन होता है कार्बोहाइड्रेट को अट्रैक्ट करने वाला, कार्बोहाइड्रेट को अपने ऊपर है वो ऐड कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ में हाई एफिनिटी रखता है लेक्टिन, तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर उसको कहीं पे भी दिखेगा अपने साथ में जोड़े रखेगा, आगे नहीं जाने देगा। तो लेक्टिन
लेकिन तो यहाँ पे होगा क्या, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 50% वाली जो सेल जो कि राइट साइड आउट वाली थी, जो कि नॉर्मल थी, जिसमें आउटर साइड आउटर पार्ट में ही है, तो वो वाली सेल, बिकॉज आउटर साइड में ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वो वाली सेल बीड्स पे ही है, वो अटैच होके रह जाएगी। और जो नीचे है वो इस क्रोमेटोग्राफी से 50% जो बची हुई इनसाइड आउट वेसिकल वाली है वो निकल जाएगी। सो हमें पता चल जाएगा कि अंदर जो रही है वो, बिकॉज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमें लेक्टिन से है वो अटैच होता है, तो वहाँ पे हमें वो पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट ओनली एक्सक्लूसिवली आउटर साइड पे होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू कंफर्म फॉस्फेटिडाइलसेरिन इज लोकेटेड ऑन साइटोसोलिक साइट। सो फॉस्फेटिडाइलसेरिन जो कि नीचे वाली लेयर में है, उसको पता लगाने के लिए हमें इस क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे थे, उसमें हमें बीड्स के पास साथ में हमें लेना पड़ेगा एनेक्सिन 5 मॉलिक्यूल। एनेक्सिन 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे हाई एफिनिटी शो करता है विद फॉस्फेटिडाइलसेरिन। इसके साथ में हम टेक्सास रेड भी ऐड करेंगे जो कि फ्लोरोसेंस शो करता है, जिसे हमें पता लगेगा। सो अगेन ये एक आरबीसी है जिसमें आउटर साइड पे है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है, अंदर की साइड में यहाँ पे फॉस्फेटिडाइलसेरिन रहता है, जो कि राइट साइड आउट वाली है, नॉर्मल है। एंड यहाँ पे सेकेंड होती है इनसाइड आउट वेसिकल, जो कि बाहर वाली लेयर अंदर आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट अंदर चले जाते हैं और आउटर साइड में चले जाता है फॉस्फेटिडाइलसेरिन। तो उनको हम ट्रीट करते हैं एनेक्सिन 5 से और टेक्सास रेड से। सो वो यहाँ पे है वो, इसमें हमें वो फ्लोरोसेंसिन हमें देखने को मिलता है, इनसाइड आउट वाली वेसिकल में है वो फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसाइड आउट ही है वो, बाहर आके फॉस्फेटिडाइलसेरिन है वो बाहर आता है और फिर वो एफिनिटी के थ्रू है वो एनेक्सिन 5 के साथ में अटैच हो जाता है, तो वो इनसाइड आउट वाली हमें है वो देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है इनसाइड आउट वाली में फ्लोरोसेंस हुआ है, इसका मतलब फॉस्फेटिडाइलसेरिन इनसाइड है, मतलब अंदर वाली लेयर में ही रहता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, ये एक डेराइव्ड लिपिड है, हमने पहले भी देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच में, एंड जो कि हाई एफिनिटी शो करता है टुवर्ड स्फिंगोलिपिड, बिकॉज स्फिंगोलिपिड में एक ही फैटी एसिड की टेल होती है, जिसके कारण मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे है वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इसीलिए हम कहते हैं हाई एफिनिटी टुवर्ड स्फिंगोलिपिड। यहाँ पे 27 कार्बन का ये देखने को मिलता है, मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पे एक टेम्परेचर बफर की तरह ये काम करता है एंड मेंटेन करता है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वासी फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स जेल एंड सोल थ्योरी जो होती है, जेल मीन्स हम बोल सकते हैं सॉलिड जैसा मटेरियल, जेल मतलब सॉलिड जैसा मटेरियल जो कि लो टेम्परेचर में रहता है, और सोल मतलब लिक्विड जैसा नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि हाई टेम्परेचर में होता है। तो उसके बीच का एक स्टेबल नेचर जो होता है उसके बीच का, न तो पूरा सॉलिड न लिक्विड, तो उसे बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। एंड अगेन हम बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ओवरलेसिंग जेल टू सोल ट्रांजिशन। ओके, सो ये भी हम वो एक लाइन ऐड कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अबोलिशिंग जेल टू सोल ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लिपिड राफ्ट की, पहले अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड्स है, इसमें एक टेल वाली है स्फिंगोलिपिड्स है, ये स्फिंगोमाइलिन है, लाइक स्फिंगोलिसिन फॉस्फोलिपिड्स है, यहाँ पे फॉस्फेटिडाइलकोलिन अगर ऐड हो जाता है तो वहाँ पे स्फिंगोमाइलिन होती है, तो वो एक ही फैटी एसिड टेल होती है उसमें, तो वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाती है, केविटी, वहाँ उसको फील करने के लिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल फील द वॉइड। ओके, सो जो कि है वो यहाँ पे सोल मतलब लिक्विड ट्रांजिशन में वो यहाँ पे रोकता है।
प्रिवेंट करता है। लिपिड राफ्ट की अगर हम बात करें, वही एरिया ही जो हमने पीछे बनाया है मेम्ब्रेन में, वही पूरा लिपिड राफ्ट ही है, जिसमें स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है, दोनों मिलके ही है वो लिपिड राफ्ट बनाते हैं। सो दे आर माइक्रोडोमेन फॉर्म विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो दो अगर क्वेश्चन में आ जाए क्या क्या होता है लिपिड राफ्ट में, सो स्फिंगोलिपिड्स होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी वापस से वही डायग्राम कोलेस्ट्रॉल वाला ही आ जाएगा। सो ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हो, स्फिंगोलिपिड्स है इसमें, एंड तो ये माइक्रो डोमेन है, एक पूरा जो माइक्रो डोमेन है, इतना एरिया, वो पूरा लिपिड राफ्ट कहलाता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें लिपोसोम्स की, लिपोसोम एक आर्टिफिशियल लिपिड बैग है, हम खुद बना सकते हैं इसको। लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो हम ओनली लिपिड के बाइलेयर से वो एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। सो दे आर यूज फॉर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ओके, या फिर डीएनए डिलीवरी सिस्टम। सो इसके अंदर होता है कि हम एक दो लिपिड की बाइलेयर जैसी बॉल जैसी हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर की साइड में हम वो ड्रग है वो रखते हैं, ड्रग या फिर हम डीएनए है वो रख सकते हैं, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टिश्यू की तरफ। यहाँ पे होता क्या है, डायएसाइल ग्लिसरॉल जैसे है, ओके। सो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ते हैं, तो डायएसाइल ग्लिसरॉल हो गया जैसे, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है कि हम वो डबल लेयर है वो ये लिपोसोम बना सकते हैं। यहाँ पे हमें वो एंटीजन भी ऐड करना रहता है आउटर लेयर पे, सेल सरफेस एंटीजन, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करेगा। लाइक कैंसर सेल्स को हमें टारगेट करना, वहाँ पे कैंसर सेल्स में कुछ ड्रग भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, एक लिपोसोम बनाएंगे, बाइलेयर होगा जो कि बीच में उसमें वो ड्रग रहेगी। सो वो क्या करेगी, अब हम उस लिपोसोम में आउटर साइड पे ये जोड़ देंगे सेल सरफेस एंटीजन, जो कि स्पेसिफिकली है वो कैंसर सेल को टारगेट करेगी, स्पेसिफिकली कैंसर सेल को टारगेट करेगी। तो ये अब है वो ड्रग है वो ले जाके कैंसर सेल के साथ में अटैच होकर फ्यूज हो जाएगी, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही है वो ड्रग है वो उस सेल के अंदर चला जाएगा। और दूसरा टाइप होता है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल है वो एक सिंगल लेयर होती है, जैसे लिपोसोम डबल लेयर होती है, मिसेल है यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स की है वो सिंगल लेयर होती है, जो कि अगेन नॉन पोलर वाला पार्ट होता है अंदर की साइड में। सो वो लिपिड्स जो हम ऑयल जैसे हम पानी में डालते हैं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें अगर डिटर्जेंट वगैरह मिला देते हैं तो यहाँ पे मिसेल्स फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल लेयर यहाँ पे गोल बॉल जैसा यहाँ पे। उसमें भी हम वो ये भी ड्रग डिलीवरी या फिर में वो कहीं कहीं पे काम आता है, लेकिन नॉन पोलर एक्सक्लूसिवली, बिकॉज अंदर वाला पार्ट इसमें नॉन पोलर रह जाता है, टेल वाला। अब अगर हम बात करें मेम्ब्रेन प्रोटीन की, यहाँ पे हमें पता है, हमने पहले भी बात की, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, जो कि ओनली पेरिफेरल यानी या तो एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, या तो आउटर साइड में होंगे दोनों लिपिड बाइलेयर के, या फिर अंदर की साइड में होंगे, बीच में धंसा हुआ नहीं होगा दोनों मेम्ब्रेन के। लेकिन दूसरा टाइप का जो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि एम्बेडेड रहता है दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर के बीच में से एम्बेडेड रहता है। तीसरा होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जो कि जो लिपिड्स होती हैं उनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से वो जुड़ा रहता है। सो हम लिख सकते हैं दिस प्रोटीन आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू लिपिड्स, ओके। सो ये प्रोटीन्स है वो जो लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू है वो जुड़े हुए रहते हैं अगर कोई प्रोटीन, तो वो यहाँ पे लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं। वहीं अगर डायग्राम की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये लिपिड्स बाइलेयर है, जिसमें आप देख पा रहे हो ये इतने सारे प्रोटीन होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये फर्स्ट है यहाँ पे ये नीचे की साइड में एक्सक्लूसिवली, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन है, तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात करें, फंक्शन की उनके, पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन होता है लाइक सेल सिग्नलिंग में होता है, सेल्स की शेप मेंटेन करने में होता है, एंजाइमेटिक फंक्शन में भी होता है। जैसे कि एग्जांपल है आरबीसी में अंदर की साइड में, सेल के अंदर की साइड में है वो ये एनकैरिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स होते हैं,
ओके, अगर सेपरेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि आप किस प्रकार से आइसोलेट करोगे पेरिफेरल प्रोटीन्स को, सो सबसे सिंपल है आइसोलेट करना पेरिफेरल प्रोटीन्स को। यहाँ पे हमें है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोसोलिक भी हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो उसमें क्या करना है, हमें एक्सट्रीम पीएच करना है, हाई पीएच और हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन देते ही है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। वही अगर हम बात करें साइटोसोलिक साइड में, अगर कोई पेरिफेरल प्रोटीन्स है उसको अलग करने के लिए पहले हमें सेल को ऑस्मोटिक शॉक देना पड़ेगा, और ऑस्मोटिक शॉक देने के बाद में वो सेल ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होने के बाद में रीसीलिंग होने के बाद में जो इनसाइड आउट वेसिकल्स होती है उसको हमें वो ट्रीट करना पड़ता है हाई पीएच और हाई साल्ट में। तो वहाँ पे अंदर वाली है वो, बिकॉज यहाँ पे अलग हो जाते हैं प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो वो दोनों मेम्ब्रेन बाई लेयर में क्या एम्बेडेड रहते हैं। इनका अगर फंक्शन की अगर हम बात करें, सो वो फंक्शन इनका होता है सेल सेल इंटरेक्शन में हो सकता है, वो दो सेल के इंटरेक्शन में। यहाँ पे सेल सिग्नलिंग में होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड ये हमें वो अगेन सेल से भी प्रोवाइड करता है बाई एसोसिएटिंग विथ साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। बहुत सारे साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, लाइक चैनल्स वगैरह होते हैं जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो वो प्रोटीन्स के ही बने होते हैं जो कि एम्बेडेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो लाइक एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन, जो कि एक बार ही मेम्ब्रेन को स्पेन करता है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक बार ही। और बैंड 3 है जो कि 14 बार मेम्ब्रेन को स्पेन करता है, उसकी अल्फा हेलिक्स जो एमिनो एसिड्स की बनी हुई है एक स्ट्रैंड्स होती है, वो 14 स्ट्रैंड है वो इसको। यहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन होता है जो कि एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती है उसकी, जो कि लिपिड बाइलेयर में है वो एम्बेडेड रहती है। और 18 बार 18 टाइम है वो मेम्ब्रेन को स्पेन किए हुए रखती है पोरिन प्रोटीन्स, जो कि एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती है। बाकी अल्फा हेलिक्सेस होते हैं, जितने भी हमने ग्लाइकोफोरिन बैंड 3 देखा है उसमें अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। लाइक पोरिन हमने वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह में हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। अगर आइसोलेटिंग की अगर हम बात करें, इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कैसे करते हैं हम, तो बहुत ही यहाँ पे सिंपल हो जाता है आइसोलेट करना इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को भी। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको भी हम पहले डिटर्जेंट से है वो ट्रीट करना पड़ता है हमें। तो वो एनायनिक डिटर्जेंट भी हो सकता है और कैटायनिक डिटर्जेंट भी हो सकता है। सो एनायनिक डिटर्जेंट जो कि होता है SDS, एंड कैटायनिक डिटर्जेंट लाइक C-टैप, एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट भी होता है। ट्राइटोनेक्स 100 का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। डिटर्जेंट को यहाँ पे ट्रीट करने के बाद में सेल के साथ में उसके अंदर बाद में पीएच और साल्ट से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में आइसोलेट हो जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर हम बात करें लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की, वहाँ पे है वो प्रोटीन कोवेलेंटली एसोसिएटेड रहता है लिपिड से। सो उसको आइसोलेट करने के लिए हमें वो एक एंजाइम की ज़रूरी होगी जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे। सो आइसोलेटेड बाय एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। एग्जांपल है इसका लाइक माइरिसाइल एंकर्ड प्रोटीन जो कि 14 कार्बन का होता है, माइरिस्टिक एसिड, एंड पेनिनाइल एंकर्ड प्रोटीन जो कि 15 और 20 कार्बन का हो सकता है। नाउ अगर हम बात करें फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इज ड्यू टू अगेन हम मूवमेंट हमें देखने को मिलता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि फ्लिपेज एंड फ्लोपेज प्रोटीन्स के थ्रू होता है, एंड बिटवीन लीफलेट। ओके, सो कौन से मूवमेंट हो सकते हैं लिपिड के, वो हम यहाँ पे वो देखते हैं। एक तो होता है फ्लिप फ्लॉप जो कि आउटर मेम्ब्रेन वाली लीफलेट से लिपिड अंदर वाली लीफलेट में आ सकता है, और अंदर वाली लीफलेट से आउटर वाली पे जा सकता है। दूसरा टाइप होता है बॉबलिंग। तीसरा होता है बॉबलिंग मीन्स लिपिड है जैसे ये लिपिड्स ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, जैसे अपन जंप करते हैं वैसे लिपिड्स भी है वो जंप कर सकती है, बॉबलिंग कर सकती है, और अपनी एक्सिस पे घूम भी सकती है। लाइक अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूम सकती है, वैसे ही रोटेशन है वो लिपिड्स है वो कर सकती है। और लेटरल डिफ्यूजन तो होता ही है, लेटरल साइड में राइट और लेफ्ट साइड में भी मूवमेंट ये कर सकती है लिपिड्स। तो ये सब है वो फ्लूइडिटी में को हम बोल सकते हैं फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्लूड है वो कर सकते हैं। इस प्रकार के है वो मूवमेंट्स हमें वो देखने को मिलते हैं।
ओके, यहाँ पे एक टेक्निक आती है इसको शो करने के लिए कि मूवमेंट होता है या नहीं होता लिपिड बाइलेयर में। वो टेक्निक है फ्रेप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। जैसा कि नाम है वो उसी से वो समझ में आ जाती है ये टेक्निक। इससे हमें पता लगता है कि वी कैन आइडेंटिफाई मूवमेंट ऑफ लिपिड्स बाय दिस टेक्निक। ओके, सिंपली इसमें होता क्या है, ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे लिपिड्स है, लिपिड्स की लेयर है जो कि फ्लोरोसेंट से लेबल्ड है। सारी की सारी क्या है, फ्लोरोसेंट से लेबल है। नीचे वाली मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, तो ऊपर वाली मान लो फ्लोरोसेंट्स लेबल्ड हमें देखने को मिल रही है। इसको अगर लेज़र बीम से हम ट्रीट करें और ट्रीट करके फ़ोटो ब्लीच कर दें, मतलब फ्लोरोसेंस को हम डिग्रेड कर दें, एक लेज़र बीम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम कुछ लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लेज़र बीम डालते हैं वहाँ पे फ्लोरोसेंस है वो नहीं रहता है। ये है वो फ्लोरोसेंस यहाँ पे हट गया है इस वाले एरिया में। ओके, लेकिन हम कुछ समय बाद में अगर हम देखें इसको, आफ्टर लेज़र बीम से ट्रीट करने के बाद में कुछ समय बाद में जब अगर हम फिर से इसी को हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी में, तो जहाँ पे फ़ोटो ब्लीच हमने किया था वहाँ पे वापस से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। उसी एरिया में जहाँ पे फ्लोरोसेंस डिग्रेड हो गया था, उस एरिया में वापस से फ्लोरोसेंस लेबल लिपिड आए हुए दिखते हैं हमें। तो वो कहाँ से आए, वो लेटरल वाली जो फ्लोरोसेंस लेबल्ड है लिपिड्स, वही चल के मूव करके इधर वाली साइड में आ गए हैं। तो हमें पता चलता है कि मूव होती है लिपिड्स। ये अगर हम ग्राफ की बात करें, ये वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं फ्लोरोसेंस परसेंटेज। ओके, 100% है ऊपर ही ऊपर। तो 100% में अगर लेज़र बीम से हम ट्रीट करते हैं तो वो वापस से फ्लोरोसेंट है वो कम हो जाता है, और लेकिन कुछ समय बाद में देखें तो ये वापस से रिकवर भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये ग्राफ है वो बताता है इस प्रकार से।